आज़ाद ग्रुप द्वारा संचालित आज़ाद MPPSC एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये व्यापक मंच मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली MPPSC एग्ज़ाम, साथ ही MP व्यापम द्वारा आयोजित सभी एग्ज़ाम और मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा आयोजित अन्य सभी एग्जाम, चाहे MPSI हो या अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हों, सभी की तैयारी करने वाले मध्य प्रदेश राज्य के सभी अभ्यर्थियों के लिए समर्पित मंच है। इसके माध्यम से आप सभी को मध्य प्रदेश राज्य विशेष की व्यापक तैयारी, साथ ही समान अध्ययन की व्यापक विषय वस्तु और करंट अफेयर्स की सभी क्लासेज आपको यहाँ पर निरंतर रूप से मिल रही हैं। प्लेलिस्ट बनाई गई हैं, प्लेलिस्ट पर विषयवार आप सभी क्लासेस देख सकते हैं। साथ ही आप सभी के लिए एक निःशुल्क मासिक पत्रिका भी दी जा रही है। आप सभी आज़ाद MPPSC एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप में स्टडी मटेरियल के सेक्शन में आपको हर एक मंथ की करंट अफेयर्स की मासिक पत्रिका आपको मिल जाएगी। उस मासिक पत्रिका से आप कंप्लीट, आपका मासिक निःशुल्क है, पूरी तरीके से पूरा मासिक करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाएगा। साथ ही यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप आज़ाद MPPSC एकेडमी के एप्लीकेशन में जाइए। गूगल प्ले स्टोर पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, ये वहीं पर आपको ये मैगजीन मिलेगी। और आज़ाद MPPSC एकेडमी के एप्लीकेशन पर चैट वाला सेक्शन है। चैट वाले सेक्शन पे आप कोई भी डाउट पूछेंगे, आपको तुरंत वहाँ पर आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी व्यापक तैयारी प्रारंभ करिए। साथ ही इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन के स्तर पर क्लासेस करिए। आपको सभी क्लासेस यहाँ पर निरंतर मिलेगी। जो भी छात्र यहाँ पर पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलें। साथ ही मध्य प्रदेश के सभी छात्रों को तक इस प्लेटफॉर्म को पहुंचाइए ताकि सभी छात्र जुड़ करके इस मंच का व्यापक जो है इससे तैयारी कर सकें और अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर बढ़ सकें। चलिए तैयारी प्रारंभ करते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो श्रीलंका की जो मौजूदा स्थिति है और जो वहाँ पे लगातार आर्थिक संकट बढ़ रहा है, उसके कारण से वहाँ पे जो एक राजनीतिक संकट की स्थिति आके पैदा हुई है, तो आज के सेशन में हम पूरा प्रयास करेंगे कि सभी पक्षों से इसको समझने का प्रयास करें और श्रीलंका की मौजूदा स्थिति आने वाले समय में किस तरीके से इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। स्थिति गंभीर है क्योंकि अब एक अराजक माहौल में लगातार श्रीलंका बदलता जा रहा है। वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, अब हम उन्हें पूर्व राष्ट्रपति कहेंगे, वो देश छोड़ करके भाग चुके हैं। नए राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं। नए प्रधानमंत्री जी ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। एक ही परिवार पूरा श्रीलंका चलाता था। उस परिवार के सदस्य अब श्रीलंका में उनकी स्थिति बहुत भयावह हो चुकी है और बहुत सारे देश छोड़ करके भाग चुके हैं। नए प्रधानमंत्री भी आज चुने गए हैं वहाँ पर, ठीक है। तो अभी लगातार जो है श्रीलंका संकट भयावह बना हुआ। और एक चीज़ समझिए, यदि श्रीलंका में एक अराजक स्थिति बनी रही लंबे समय तक तो ये संकट और गहराता चला जाएगा। कारण क्या है, कोई भी देश यदि मदद करना चाहेगा या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था मदद करनी चाहेगी तो सबसे पहले वो एक ऐसी सरकार देखेगी जो उस देश को चला पा रही हो। तो राजनीतिक तौर पे स्थिरीकरण होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी जनता रोड पे आ चुकी है। जितनी भी सरकारी आवास, सरकारी बिल्डिंग, खासकर प्रधानमंत्री आवास को आग लगा दी गई थी। रानिल विक्रमसिंघे थे उस समय, उनके घर पे भी आग लगाई गई थी। अभी इस समय वो राष्ट्रपति चुने गए हैं और राष्ट्रपति आवास पे तो आप लोगों ने देखा होगा, साक्षात बहुत सारे वीडियो भी आए थे कि लोग जो है स्विमिंग पूल का तक आनंद लेने पहुंच गए। तो ऐसे में ये स्थिति कैसे आई, क्या कारण रहा कि श्रीलंका इस स्थिति में आकर के बैठ गया। इससे पहले मैंने 2 सेशन में बहुत डिटेल से आपको समझा चुका हूँ कि श्रीलंका की मौजूदा हालात क्यों है। लेकिन आज के सेशन में एक बार ओवरव्यू लेंगे और श्रीलंका की इस समस्या को समझ करके इसके निदान तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। देखिए, श्रीलंका में महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। रोज़मर्रा की वस्तुएं बहुत महंगी हो रही हैं, उनकी लगातार कमी होती जा रही है। 50% से ज़्यादा जो चीज़ें हैं सब दुगनी तुगनी चौगनी रेट में बढ़ रही हैं। महंगाई लगभग 50% से ऊपर जा चुकी है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, देश में महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अज्यूम करिए आप इस देश में बैठे हुए हैं, लगातार बिजली आ रही है ना। श्रीलंका एक विषुवत रेखीय देश है, विषुवत रेखा के बिल्कुल नज़दीक है। विषुवत रेखा पास से गुजरती है। चारों तरफ से एक द्वीप के तौर पर समुद्री जलवायु भी है। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि बिजली उत्पादन वहाँ पे बंद हो चुका है।
बिजली ही नहीं आती, भारी बिजली कटौती, 2 दिन 4 दिन 5 दिन कहीं धोखे से दर्शन दिखा के चली जाती है। तो बिजली बंद हो गया है। अब बिजली बंद हो गई तो सारे स्कूल बंद हो गए, शिक्षा प्रणाली स्थगित हो गई, अस्पतालों की स्थिति बहुत ही खराब हो गई। अस्पतालों के पास दवाई खरीदने के पास पैसा, मरीजों को छोड़ते हैं, अस्पतालों के पास दवाई खरीदने की स्थिति नहीं रह गई। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक साधारण सी चीज़ है दूध 50-50 ग्राम के पाउच में बिक रहा है, ये कंडीशन हो गई। 400-500 रुपये लीटर की स्थिति आ गई। स्वास्थ्य प्रणाली खतरे में पड़ चुकी है। कोरोना से ज़्यादा बुरी स्थिति में श्रीलंका आ चुका है और ऐसा कई सारे जो स्वास्थ्य विभाग के जानकार हैं उनका मानना है कि यदि ऐसा ही बना रहा तो श्रीलंका में कोरोना से ज़्यादा मौत हो जाएंगी इस समय, क्योंकि वहाँ पे दवाइयाँ ही नहीं हैं। एक समस्या ये है, बसें, ट्रेन, चिकित्सा वाहन, आवश्यक जितनी भी चीज़ें हैं सब में ईंधन ही नहीं है, तो ये भी खड़े हो गए हैं एक तरफ से। पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल पंप सूख गए हैं सारे के सारे। और ये सब पैसे से चलता है, खरीदा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सब मिलता है, उसके लिए पैसा चाहिए। विदेशी मुद्रा भंडार ही नहीं बचा। तो वहाँ पर एक तरीके से अर्थव्यवस्था थम सी गई है। और पेट्रोल को अर्थव्यवस्था का रक्त कहा जाता है, ब्लड कहा जाता है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, है भी तो बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ गई हैं। आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे काफ़ी लंबे समय तक टिके रहे, लेकिन जनता ने कहा ऐसे कैसे रहोगे। जनता ने जो है हमला कर दिया और वो उड़नछू हो गए। ठीक है, राष्ट्रपति चले गए, राष्ट्रपति निवास में प्रदर्शनकारी घुस गए, ये खबर भी हमने इस दौरान पे देखी। ऐसे कई सारे मुद्दे इस दौरान आपने लगातार देखे हैं। और लोगों को इस रोड पे आ जाना कोई लोगों का शौक नहीं है। प्रदर्शन देखिए, श्रीलंका, भारत श्रीलंका संबंध जब मैंने आपको पढ़ाए थे तो श्रीलंका एक लंबी अवधि तक, लगभग 26 साल तक एक गृह युद्ध में फंसा रहा है। 1983 से लेकर 2009 तक लिट्टे जैसा संगठन श्रीलंका को पूरी तरीके से अपने आगोश में लिए था। तो एक बार हमें इसे समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या कारण थे आखिर कि श्रीलंका आज इस स्थिति में आ गया और कैसे ये समस्या का समाधान होगा। देश हमारा 1947 में आज़ाद हुआ था, श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था, लेकिन श्रीलंका आज़ाद होने के बाद एक व्यवस्थित डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ ना चल करके 1983 में ही गृह युद्ध में फंस गया। और यह गृह युद्ध आप सबको मैंने बताया था कि तमिल और सिंघली विवाद के तौर पे था। जो वहाँ पर बहुल जनसंख्या है, सिंघली जनसंख्या है, उसके और तमिल जो अल्पसंख्यक हैं उनके बीच में एक लंबा गृह युद्ध चला। और 2009 में लिट्टे नामक संगठन को जो है उसका जो हेड था प्रभाकरन, उसको मार दिया गया और फाइनली जो है ये ख़त्म हो गया। लेकिन ओवरऑल देखें तो एक लंबा गृह युद्ध का परिणाम रहा, जिससे देश के इकोनॉमिक सिस्टम को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, सामाजिक सौहार्द की स्थिति भी ना रही। और ये सब आर्थिक विकास के लिए चुनौती होते हैं। किसी भी देश में जब एक लंबा गृह युद्ध चलेगा, देश आपस में लॉ एंड ऑर्डर और इंटरनल सिक्योरिटी के मुद्दों में फंसा होगा, तो निश्चित तौर पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पिछड़ जाएगा। लेकिन 2009 में जब किसी तरीके से गृह युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद से श्रीलंका ने घरेलू उत्पादन और उपभोग पे ध्यान दिया। अब जब घरेलू उत्पादन और उपभोग पे ध्यान दिया तो इससे क्या हुआ, बहुत तेज़ी से आयात बढ़ने लगा, इंपोर्ट करने लगा। जब इंपोर्ट करने लगा तो धीरे धीरे ये देश जो है आयात निर्भर देश में बदल गया। और आयात करने के लिए क्या चाहिए फिर, विदेशी मुद्रा। तो आयात निर्भर देश में बदला तो, लेकिन निर्यातोन्मुखी अर्थव्यवस्था नहीं बना पाया। दूसरा, श्रीलंका की सरकार को लगा कि अब एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना चाहिए, पोर्ट बनाना चाहिए। अब चूंकि टूरिज़्म एक बड़ी इंडस्ट्री थी श्रीलंका में, तो टूरिज़्म को लेकर के व्यापक काम करने चाहिए, तो उसको लेकर के भी सरकार ने काम करना चालू किया। तो श्रीलंका में सरकार के द्वारा अवसंरचना विकास पर भी प्रारंभ कर दिया गया काम। और अवसंरचना जब किसी भी देश में बनती है, अभी हमारे देश में ही देखिए बहुत सारी रोड बन रही हैं और सड़कें बन रही हैं, बहुत सारे ओवरब्रिज बन रहे हैं लगातार, अब देखिए हर जगह पे। तो इसके लिए आपको विदेशी बाज़ार से भारी मात्रा में पैसा लेना होता है।
ठीक है, या तो ये पैसा निवेश के रूप में आ जाए, एफडीआई के रूप में, और या तो ऋण के रूप में लेंगे। तो श्रीलंका ने लगातार ऋण लेना चालू कर दिया पूरे विश्व से। चीन से ऋण लिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण लिया, भारत से ऋण लिया, जापान से ऋण लिया, जिससे पाया, जिसने दिया उससे लिया। ठीक है, तो लगातार ऋण जाल में फंसता चला गया। लगभग 10% से श्रीलंका के कुल ऋण का लगभग 10% से ज्यादा हिस्सा किसका था? चीन का था। ठीक है, श्रीलंका की जितनी जीडीपी है उससे कई गुना ज्यादा उसने ऋण ले रखा है। यदि ऋण जीडीपी अनुपात की बात करें तो लगभग 111% से ज्यादा ऋण ले रखा उसने। अब ऋण लिया है तो लौटाना भी पड़ेगा, उस पर ब्याज भी भरनी पड़ेगी, ये भी स्थिति होगी। लेकिन ऋण चुकाने के लिए विदेशी मुद्रा ही नहीं बची। कैसे नहीं विदेशी मुद्रा बची? विदेशी मुद्रा कोई ऐसा थोड़ा ना कि आसमान से टूट जाएगी। उसके लिए आपको माध्यम बनाना पड़ेगा, अपनी अर्थव्यवस्था को निर्यातोन्मुखी बनाना पड़ेगा। तो 2019 के बाद से स्थिति बहुत भयावह होनी चालू हो जाती है और 2019 के बाद विदेशी मुद्रा भंडार बहुत तेजी से कम होता है और श्रीलंकाई रुपये का मूल्य ह्रास होने लगता है। एक श्रीलंकाई रुपया यदि देखें डॉलर की तुलना में तो $1 = 360 श्रीलंकाई रुपये के बराबर स्थिति बन गई। तो मुद्रा का मूल्य ह्रास बहुत तेजी से चढ़ गया। श्रीलंका में महंगाई, मुद्रास्फीति लगातार बढ़ने लग गई। रोजमर्रा की चीज़ें खरीदने की वस्तुएं बहुत महंगी होने लग गई। अब ये सब चीज़ें चल ही रही थी कि इसके साथ ही श्रीलंका में जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पूरी तरीके से सड़ रहा था। अब पॉलिटिकल सिस्टम सड़ने के पीछे के कई कारण हैं। मैंने आपको एक बार बताया भी था कि श्रीलंका को एक पूरा परिवार चलाता है, एक परिवार के द्वारा श्रीलंका चलाया जाता है। ये राजपक्षे परिवार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्सन है, श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे। और ये अकेले नहीं है, इनके भाई महिंद्रा राजपक्षे ये राष्ट्रपति हैं, तो कोई प्रधानमंत्री है, कोई इन्हीं घर का चाचा, तो सब 7, 8, 9 लोग मिलके कैबिनेट बना रहे हैं। ठीक है, चाचा, ताऊ, फूफा, नाना, काका, चाचा, सबके बच्चे जो है श्रीलंका देश चला रहे हैं। कोई वित्त मंत्री बना हुआ है, कोई गृह मंत्री बना हुआ है। ठीक है, तो एक तरीके से पूरे परिवार को एक फैमिली बिजनेस बना लिया पूरे देश के पॉलिटिकल सिस्टम को। कभी भी इस तरीके से देश को नहीं चलाया जाता। अभी आप हमारे देश में ही देखिए कि यहाँ पे योग्यता के आधार पे राष्ट्रपति बन रहे हैं, तो वो भी नेपोटिज्म जहाँ पे होगा तो निश्चित तौर पर वो धीरे धीरे वो संस्था कोलैप्स हो जाएगी। और श्रीलंका पूरा देश जो है परिवारवाद के घेरे पे आ गया। तो एक तरीके से भ्रष्टाचार भी व्यापक हुए, लगातार स्थिति भयावह होती रही। लोगों को ना तो कोई ऊर्जा के संसाधन, या तो फिर वापस पाषाण काल में लौट जाएं, लेकिन वो संभव नहीं है। तो फिर इन्होंने विरोध कर दिया, तो रोज़मर्रा की चीज़ें इन्हें मिल नहीं पाई, कहानी खराब होती गई। इसके बाद इसी बीच में महापुरुष लौट आए, चीन से आ गए कोविड-19 कोरोना। अब इनका बहुत बड़ा रोल था श्रीलंका को बर्बाद करने में। श्रीलंका को नहीं पता था ऐसा मेहमान आएगा जो हमारी तबाही करके जाएगा। तो एक तरफ तो परिवार लगा था। श्रीलंका की अधिकांश राजनीति और प्रशासन परिवार द्वारा नियंत्रित थी, राजपक्षे परिवार द्वारा। भ्रष्टाचार काफ़ी मात्रा में बढ़ चुका था। नीतियों का निर्माण परिवार के फायदे और बहुसंख्यकों को खुश करने के लिए बन रहे थे। 2019 में कर में कमी कर दी गई, टैक्स कलेक्शन भी बहुत कम हो गया सरकार का। वैट जो था वहाँ पे 15% से 8% कर दिया गया, तो टैक्स कम हो गया। ठीक है, राजस्व में कमी हो गई, टैक्स कलेक्शन कम हो गया। कई प्रकार के टैक्स समाप्त कर दिए गए, 7-8 प्रकार के टैक्स भी समाप्त किए गए और ऐसे में सरकार को राजस्व की भारी कमी हो गई। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्या कहानी बन रही है, मैं सिनेरियो समझा रहा हूँ आपको। इसके बाद कोरोना जब आया, चूँकि पर्यटन सबसे बड़ी इकोनॉमी होती थी, पर्यटन से ही विदेशी बहुत सारे आते थे, तो खूब पैसा आता था। ये बंद हो गया कोविड के कारण से, ये बंद हो गया इसके कारण से। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 12% जो है इकोनॉमी में रोल था टूरिज्म का, ये पूरी तरीके से ये भी ख़त्म हो गया। इसके बाद श्रीलंका की सरकार को लगा कि यार विदेशी मुद्रा बचानी चाहिए, तो बचानी चाहिए तो क्या करना चाहिए? वो ऐसे उत्पाद जिनसे विदेशी मुद्रा खर्च हो रही है, उन उत्पादों को क्या करना चाहिए, हमें
प्रतिबंधित कर देना चाहिए। तो किसी ने सलाह दी कि ये रासायनिक उर्वरक बंद कर दो, बहुत पैसा देना पड़ता है, विदेशी मुद्रा। तो वहाँ प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी बात बताई, कौन है पीठ उठ थपथपाया, उसको बंद कर दिए। रासायनिक उर्वरक बंद कर दिए गए, जैविक उर्वरकों की खेती पे जोर दिया गया, लेकिन दुर्भाग्य देश का उत्पादन बहुत कम हो गया। अब जब देश का उत्पादन कम हुआ तो अनाज आयात करना पड़ा, और जब अनाज आयात करना पड़ा तो विदेशी मुद्रा फिर देनी पड़ी, और इतनी विदेशी मुद्रा देनी पड़ी जितने में रासायनिक उर्वरकों से ज़्यादा हालत खराब कर दी। तो यहाँ पे क्या था, अदूरदर्शिता भरा एक डिसीजन देखने को मिला। ठीक है, तो देखिए कई फैक्टर साथ साथ जुड़ते जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा है नीतिगत कुप्रबंधन, है ना। नीतियों को जो समझने वाले थे, बनाने वाले थे, वो शायद इस तरीके से देश को लेकर के और इसके एवज में और कर्ज लेता चला गया। ठीक है, फसलें खराब हो गई, विदेश से अनाज आयात करना पड़ा, विदेशी मुद्रा भंडार पे नकारात्मक प्रभाव फिर पड़ने लगा। तभी अचानक से एक बम धमाका हो जाता है 2019 में, जिसको बोलते हैं ईस्टर बम धमाका। अब जब ईस्टर बम धमाका होता है, चर्चों में कई सारे चर्चों को टारगेट किया जाता है, कई सारे होटल्स को टारगेट किया जाता है, और लगभग 300 के आसपास लोग मारे जाते हैं। ऐसे में जब किसी देश में पर्टिकुलर एक समुदाय विशेष का और खासकर इस तरीके का माहौल बनता है तो भी टूरिज्म खत्म होता है। तो ईस्टर बम धमाके 2019 में हुए, इससे टूरिज्म धीरे धीरे वहाँ पे कम होने लगा, लोग जाने बंद कर दिए। दूसरा कोविड-19 का प्रवेश 2020 में, उसके बाद पूरे देश में, पूरे विश्व में लॉकडाउन लग गया, अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं बंद हो गई, तो पर्यटन पूरी तरीके से रुक गया। विदेशी मुद्रा जो आ रही थी वो भी आनी बंद हो गई। ठीक है, इसके बाद जो है विदेशी मुद्रा के जो स्रोत थे लगभग समाप्त होने लगे। सिर्फ विदेशी मुद्रा कभी जो है पेट्रोल डीजल खरीदने में खर्च हो रही है, कभी भोजन खाद्य सामग्री में खर्च हो रही है, कभी दवाओं में खर्च हो रही है, और आय के स्रोत जीरो हो गए। तो सिर्फ खर्च हो रहा था, और ऐसे में विदेशी मुद्रा डे बाय डे ख़त्म होती जा रही थी। महंगाई डे बाय डे, ये देखिए 2019 में विदेशी मुद्रा भंडार जो था 7.6 बिलियन डॉलर के आसपास था। यहाँ पे एक डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, आइडिया लग जाएगा आपको इससे। ठीक है, लगातार जो है विदेशी मुद्रा भंडार कम ही होता चला गया। ये आपका यहाँ पे देखिए 2019 में 7.6 बिलियन डॉलर था, फिर 2020 में कम हुआ 5.7 बिलियन डॉलर, फिर 2021 में और कम हो गया। तो ये घटता बढ़ता रहा। ठीक है, लगातार अभी स्थिति बहुत बुरी है, 1 बिलियन डॉलर से भी कम होने के आसार दिख रहे हैं। तो क्योंकि अब जो भी है, कभी भारत ने बहुत इस समय मदद की है, लगातार हर चीज़ में भारत मदद कर रहा है ना, लेकिन फिर भी अभी मदद से कोई फ़ायदा मिल नहीं पा रहा है। एक अराजकता भरा माहौल जो है वहाँ पे लगातार बना ही हुआ है। तो अराजकता लगातार बढ़ती चली जा रही है। आर्थिक संकट का जो ये पूरा कारण है, जब ये लगातार ये स्थिति बनी कि चीज़ें बहुत महंगी हो गई, रोज़मर्रा की चीज़ों में लोगों को, आप खुद सोचिए स्कूल कॉलेज बंद हो जाएंगे तो फिर लोग करेंगे क्या? रोडी बसती है तो रोडी में आ गए सब लोग। अब लाइट नहीं होती हमारे यहाँ पे, एक रात लाइट ना रहे तो सब रोड पे आ जाते हैं। यहाँ तो 4-4, 6-6 दिन से लाइट ही नहीं, तो रोड पे आके सब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति लाइट पे सो रहे थे, तो उन्हीं की लाइट ख़त्म करने के लिए पहुँच गए उनके घरों। तो ये पूरे मैटर से श्रीलंका संकट में आप देखेंगे आर्थिक संकट का प्रभाव क्या पड़ा। सबसे पहला प्रभाव, अराजकता बहुत तेज़ी से बढ़ गई। ठीक है, दूसरा लगातार विरोध जो हैं वो हिंसक होते चले गए, हिंसा लगातार बढ़ती चली गई, और आने वाले समय में भी, अभी ये ख़त्म मत समझिए, अभी रानिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री वहाँ चुने गए हैं, अभी उनके खिलाफ भी वहाँ पे विरोध चल रहा है। जब तक मैटर को संभाला नहीं जाएगा तब तक जो है ये संभव नहीं है कि इस पूरे मामले को पूरी तरीके से, तो आने वाले समय पे अभी ये मामले और बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी दे दूँ, चूँकि आज प्रधानमंत्री चुने गए हैं, ये हैं आपके दिनेश गुणवर्धने। ठीक है, इनको देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ये वरिष्ठ नेता थे और गोटबाया राजपक्षे के कार्यकाल के दौरान गृह मंत्री थे ये, और फिर इसके बाद विदेश और शिक्षा मंत्री के तौर पे भी सेवाएं दे चुके हैं। अभी इनको प्रधानमंत्री, अभी इनका नंबर है अगला, ठीक है, तो इनको बनाया गया है प्रधानमंत्री। दूसरा, ये रानिल विक्रमसिंघे हैं,
और इनको अभी जो है संसद के द्वारा जो वहाँ की है उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव, लेकिन अभी भी विरोध प्रदर्शन लगातार इनके खिलाफ भी चले, इनका घर भी जला दिया गया था। बट ये प्रयासरत हैं, सिंसियर हैं इस चीज़ को लेकर के, लगातार प्रयासरत है। भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं इनके, और ये जो है उम्मीद यही है कि अब मिल करके किसी तरीके से श्रीलंका की स्थिति को सामान्य बनाया जाए, क्योंकि भारत में भी अभी लगातार विदेश मंत्री स्तर और सर्वदलीय बैठक सिर्फ श्रीलंका मुद्दे के लिए बुलाई जा रही है, क्योंकि श्रीलंका हमारे दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ है। और अभी आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वहाँ से माइग्रेशन भी बहुत तेज़ी से हो रहा है, लोग पलायन कर करके वहाँ से तमिलनाडु पहुंच रहे हैं, दक्षिण भारत के राज्यों में पहुंच रहे हैं। तो आने वाले समय पे भारत को ही इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होना होगा, क्योंकि हमारे पड़ोस में स्थिति असामान्य हुई है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, हिंसा की भावना आने वाले समय पे लगातार बढ़ती रहेगी। इसके अलावा श्रीलंका से अन्य देशों के लिए पलायन बढ़ सकता है, भारत सबसे प्रमुख रहेगा। लिट्टे जैसा संगठन 2009 में समाप्त हुआ था, लेकिन आने वाले समय पे यदि स्थिति ऐसी रही तो लिट्टे जैसे कई और संगठन बन जाएंगे और फिर से सिविल वार चालू हो जाएगा, गृह युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको भी संभालना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मतलब अब इससे कई समस्याएं हो सकती हैं। भारत द्वारा श्रीलंका को बहुत पैसा दिया गया है, उसको भी वापस लेना, तो फिर से इसको रिस्ट्रक्चर्ड करना पड़ेगा। इसके बाद जो है पैकेज के द्वारा जो ऋण जाल की कूटनीति है, चीन किस तरीके से किसी देश की ज़िंदगी खराब कर देता है, दे दे के पैसा, और इसके बाद उसकी संपत्तियां हड़पने लगता है। हम्बन टोटा इसने लीज में ले लिया 99 साल के, कि सिर्फ इसी ऋण जाल के कारण से अभी भी उबर नहीं पाया है ना। श्रीलंका अभी 2-4 चीज़ें और दे दे तो भी नहीं उबर पाएगा। इसके बाद अब इसके पास सरकार करे क्या, मतलब अल्टीमेट, चलो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, बट सरकार को करना क्या चाहिए? सबसे पहली चीज़, सरकार को पहला काम करना चाहिए, जो गैर आवश्यक वस्तुएं हैं बहुत सारी एक लिस्ट बनानी चाहिए, उस लिस्ट को जारी किया जाना चाहिए जो गैर आवश्यक वस्तुएं हैं, और उनके आयात पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इससे क्या होगा, विदेशी मुद्रा एक तरीके से सुरक्षित हो जाएगी। कई देशों से सहायता के लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन जब यहाँ पे बात आती है कई देशों से सहायता की, तो सहायता ऐसे नहीं मिलती। सहायता के लिए ज़रूरी होता है कि आपके देश में एक स्थिर सरकार हो, उसी का प्रयास लगातार किया जा रहा है। ठीक है, तो कई अन्य देशों से आर्थिक सहायता का प्रयास किया। भारत ने भी 3.5 अरब डॉलर से अधिक की सहायता की है। भारत, चीन, है ना, G7 समूह जो आपका है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, ये सब जो है लगातार कह रहे हैं कि हम ऋण चुकाने के संबंधी प्रयासों में हम लगातार श्रीलंका का सहयोग करेंगे, और हमारा प्रयास है कि हम आने वाले समय पे IMF भी आर्थिक सहायता पैकेज को लेकर बातचीत कर रहा है कि भाई कल के दिन जब देखिए, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या से, भुगतान संतुलन की समस्या से हम गुजरे थे, तो भारत सरकार के द्वारा अपना पूरा जितना रिजर्व बैंक का सोना है वो IMF के पास रखा गया था। लेकिन IMF के पास जाना थोड़ा रिस्की रहता है। क्यों रिस्की रहता है? क्योंकि ऋण के साथ साथ वो कुछ शर्तें भी देता है, और शर्तें ही नहीं होता बल्कि वो सरकारी कामकाज में, पूरी नीतियों में, पॉलिसी में, सरकार की कार्यप्रणाली में IMF हस्तक्षेप करता है। तो यदि IMF के पास जाता है, IMF के द्वारा बेल आउट पैकेज दिया जाता है, तो ऐसे में ब्याज दर में बढ़ोतरी होगी, कर में बढ़ोतरी होगी, बहुत ज़्यादा ब्याज में पैसा मिलता है IMF से, और स्थायी सरकार की स्थापना आवश्यक होगी। IMF द्वारा सरकार की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप किया जाएगा और एक नए तरीके का जो है स्वरूप देखने को मिलेगा। और क्या क्या कर सकती है सरकार? ज़्यादा श्रीलंकाई रुपये छाप सकती है, अपनी मशीन को स्टार्ट कर दे, लेकिन फिर उसका नुकसान भी है। क्या नुकसान होगा? ज़्यादा पैसा छपेगा तो मार्केट में ज़्यादा आएगा, तो क्या होगी? महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। ठीक है, पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी, चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। जो चीज़ ज़्यादा होगी उसकी वैल्यू कम होगी। पैसा ज़्यादा, तो श्रीलंकाई रुपया छापना भी बहुत बड़ा उपाय नहीं हो सकता है। मेन उपाय है विदेशी मुद्रा भंडार किसी तरीके से फिर से रीस्टोर किया जाए, ये सबसे बड़ा उपाय हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आय के जो स्रोत हैं, जो भी सोर्स ऑफ इनकम हैं, उसके निजीकरण पर जोर दिया जा सकता है, प्राइवेटाइजेशन पे। अभी क्या है, आय के जितने भी स्रोत हैं उस पे, जो भी सोर्सेज हैं उस पे रिलायबल किस चीज़ पे है? सरकार कर रही है। अब फिर से प्राइवेटाइजेशन जैसे भारत में किया गया था, और कुछ सेक्टर्स को और इनबिल्ड करना पड़ेगा।
ऐसा नहीं है कि केवल हम जो है पर्यटन पे ही पूरे देश की अर्थव्यवस्था को टिकाए रहें और इन सब चीज़ों को, तो इन सब के साथ ही जो है समस्या का समाधान किया जा सकता है। भारत के द्वारा देखिए कई सहायताएं कई बार की जा चुकी हैं। $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी गई है, 15 जो है लाख टन से अधिक जेट विमान ईंधन दिया गया है, डीजल पेट्रोल भेजा गया है, भोजन दवा आवश्यक वस्तुओं के लिए $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है। इसके बाद $400 मिलियन का करेंसी स्वैप दिया गया है। श्रीलंका के सेंट्रल बैंक को बकाया भुगतान को मोरेटोरियम दे दिया गया, कुछ समय के लिए टाल दिया गया कि भाई रुक जाओ, हमारा पैसा बाद में दे देना, पहले बाकियों का दे दो, है ना। स्थिति तो खराब है श्रीलंका की। तो लगातार भारत जो है, और चीन भी लगातार लगा हुआ है, चीन ने भी काफ़ी मदद की है, लेकिन भारत का चूंकि पड़ोस है तो भारत को इसको सबसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। ठीक है, हाँ। मदद क्यों कर रहा है? दिवाली उसने किया है। देखिए दिवालिया तो उसने नहीं किया है, दिवालिया तो वहाँ की सरकार ने किया है खुद को। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको कोई नहीं बिगाड़ सकता यदि आप खुद नहीं बिगड़े तो। ठीक है, ये तो कर्ज आपको लेते गए, कर्ज लेते समय आपको याद आया ना कि वापस चुकाना भी तो पड़ेगा, देने वाला तो देता ही जा रहा है, समझ रहे हैं। अभी आपके घर से पैसा आ रहा है और उस पैसे का सदुपयोग आप कोई ऐसी गतिविधि में करें जो आपको क्रिएटिव ना बनाए, तो क्या होगा? आपके पिताजी ने पैसा दिया, इसके लिए आप उन्हें जिम्मेदार समझेंगे? तो चीन तो ऋण में देता रहा, उसको उससे मांगते रहो, देता जाएगा कि लो और कर्जा लो, उसके पास है, निवेशक बैठे हुए हैं, इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, वो तो हर चीज़ के लिए खड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में श्रीलंका की जो मौजूदा हालत है अपने आप में बहुत बुरी स्थिति है। अभी भी देश में लगातार अभी विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। रानिल विक्रमसिंघे की सरकार बन जरूर गई है, लेकिन अभी भी ये सरकार तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक वहाँ के लोगों को राहत नहीं मिल जाएगी। लोगों को ये चीज़ स्पष्ट हो चुकी है कि हमारे देश के जो लीडर हैं वो सारे के सारे जो है देश को चलाने में अक्षम हैं, और जब जनता को ये महसूस हो जाता है, जनता का भरोसा उठ जाता है लॉ एंड ऑर्डर से, कानून व्यवस्था से, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है पेट, ठीक है, पेट भरा होगा, ज़रूरतें पूरी होंगी तो आप भी सरकार के हमेशा साथ खड़े रहेंगे। तो मौजूदा हालात अपने आप में बहुत ज़्यादा समस्या वाले हैं। हाँ, कुछ पूछ रहे थे? ये बोल रहे थे कि कुछ नहीं रहे थे, सर बता रहे थे कि जो फसल इसकी खराब हुई है श्रीलंका की, इसने जो जैविक खाद मंगाई थी वो भी चाइना से मंगाई थी, और मंगाई थी तो उसमें वायरस था, इसको जितना खरीदने में प्रॉफिट नहीं हुआ था, उसको वापस करने में उतना ज़्यादा नुकसान हो गया। देखिए ये तो ठीक है, ये भी एक विषय आपकी मैं मान भी लेता हूँ, लेकिन जो कुछ भी हो, कभी भी अपने देश में, अभी हम भी कह रहे हैं कि हम भी जैविक खेती करेंगे, आने वाले समय पर भारत भी जो है एक जैविक राष्ट्र के तौर पे बनेगा, हमें भी एग्रीकल्चर को अपने रिफॉर्म करना है, जैविक खेती की ओर जाना है, तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है इसमें। लेकिन आप अपने अल्टरनेटिव्स तो देखिए, अभी हम कर भी रहे हैं, सिक्किम पहला राज्य बना है, गोवा में भी हो गया, लक्षद्वीप हो गया, कई सारे राज्य, लेकिन हम एक साथ पूरा, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी का लोड भी तो है, रासायनिक उर्वरकों के कारण ही आज इतनी बड़ी आबादी का पेट भर पा रहे हैं। तो आपको कभी भी कोई भी यदि डिसीजन लेना है तो उसको प्रतिस्थापन का एक दर होना चाहिए कि किस दर से आप जो है प्रतिस्थापित कर रहे हैं। तो ये अदूरदर्शिता श्रीलंका सरकार की है, इसमें चीन का कोई रोल नहीं है, ठीक है। और रही बात गुणवत्ता की, तो फिर ये चीज़ को लेकर आपको ध्यान में रखना चाहिए, भाई आप एक संप्रभु देश चला रहे हैं, ठीक है, तो उस संप्रभु देश चलाने के कारण से आपके डिसीजंस बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। तो यहाँ पे यदि कंप्लीट फेलियर की बात करें तो कंप्लीट फेलियर ये सरकार का है, और खासकर राजपक्षे सरकार का, उनके कारण से ये स्थिति आके बनी है, ठीक है। तो ये जो है मौजूदा हालात हैं आपके श्रीलंका के, और श्रीलंका का मामला अभी स्थिति यही है। आगे यदि कोई अपडेट आती है तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे आगे के अपडेट में। सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो भी नई सरकार जो बने हैं चुन के तो नहीं बनाया गया सर, संसद के द्वारा बनाए गए, संसद भी एक तरीके से, तो क्या पब्लिक सहमत होगी सर? बनाया तो राजपक्षे। देखिए पब्लिक तब तक सहमत नहीं होगी चाहे पब्लिक चुन के भी बना दे, पब्लिक को चाहिए अब जो समस्या है उसका समाधान। देखिए सीधी सी बात है, अभी आप हैं, मुझे एक चीज़ बताइए, लाइट अभी चली जाए आपके घर की और आपको सिर्फ आश्वासन दिया जाए, है ना, आपके पेट में भोजन ना हो, सिर्फ आश्वासन दिया जाए, तो कोई भी व्यक्ति आएगा केवल आश्वासन देने वाला व्यक्ति होगा, तो जनता को नहीं समझ में आता है सब इकोनॉमी कैसे चलती है विदेशी। उनको ये है कि लाओ यहाँ पे आवश्यकता है भरो। अब आपको नहीं पता आपके पिताजी कैसे कमा के लाते होंगे शाम तक,
आपको तो ये लगता है बस आ रहा है ना, मेरी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। तो वैसे ही जनता में सब संवेदनशील नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब सरकार इस बात को समझती है कि कितनी विपद परिस्थिति है, तो ये एक दिन में नहीं अभी सुधार होगा, अभी लंबा प्रोसेस लगेगा। बस ये है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे कुछ स्ट्रॉन्ग जो है नीतियों के ऊपर है, ताकि विश्व के अन्य देशों को ये लगे कि हाँ श्रीलंका में नीतिगत सुधार हो रहे हैं, और उन नीतिगत सुधारों के परिणाम स्वरूप जो है विश्व के अन्य देश आगे आ सकें और श्रीलंका को फिर से वो उबारने की दिशा में आगे बढ़े। अभी देखो G7 कंट्रीज़ हैं, वो भी लगातार इस विषय पे कई बैठकें हो रही हैं। श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विभिन्न देशों के साथ संपर्क कर रहा है, साथ ही IMF के साथ बात चल रही है। भारत सरकार लगातार सहयोग कर ही रही है हर एक विषय में। अभी कई मामलों में ये कहा जा रहा है कि श्रीलंका में जो भी हालात हैं, कुछ पक्ष ऐसा भी बोल रहे हैं कि इसके लिए जिम्मेदार भारत भी है, ऐसे भी अफवाहें उड़ रही हैं वहाँ पे। और अभी बहुत सारे, कल मैं देख रहा था एम्बेसी के एक हमारे डिप्लोमेट्स थे, उनका हाथ तोड़ दिया गया है ना। तो जहाँ पे इंडियंस मिल रहे हैं, कल एक सर्कुलर भी जारी किया गया है कि इंडियंस जो श्रीलंका में हैं अपने आप के सुरक्षित स्थानों पे रहें, है ना। तो अब वो क्योंकि सबसे नज़दीकी भारत ही है, तो अंत में वो किसी न किसी ऊपर ठीकरा भी फोड़ेंगे कि भारत है, ये है, वो है। तो अराजकता का जो माहौल है, इसमें कई जगह पे ये भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, और ऐसे में जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भारत सरकार वहाँ पे भारतीयों की सुरक्षा को सुनिश्चित कराए। ठीक है, तो ओवरऑल स्थिति तो देखें भयावह है, और अंत में भुगतना भी हमें है, क्योंकि हमारे पड़ोस में आग लगी है। जब आपके पड़ोस में आग लगी होती है तो आपको सुकून से नहीं बैठना चाहिए, आपको भी उसको बुझाने में पूरा दम लगा देना चाहिए। तो अब भारत सरकार को चाहिए कि श्रीलंका की स्थिति को समझे, और समझ करके और इसको व्यापक तरीके से कैसे भी करके इस पूरी समस्या का समाधान करें। ठीक है, तो अभी देखते हैं अब क्या होता है। आज ही ये चुने गए दिनेश गुणवर्धने को नया प्रधानमंत्री बनाया गया है, तो अब आगे क्या होता है। फिर से जो है वहाँ पे जो मंत्रिमंडल है उसको भी जो है इनके राष्ट्रपति जी के द्वारा शपथ ग्रहण सारी चीज़ें आज हुई हैं, तो ओवरऑल शायद कुछ सकारात्मक देखने को मिल सके। ठीक है, तो श्रीलंका के संबंधित ये आपकी एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था।